अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। आज किस्मत ने मोड़ लिया है तो हमें इस शहर से जाना पड़ रहा है, लेकिन आप हमेशा हमारे हृदय में रहेंगे। हमें बहुत कुछ कहना था आपसे, बहुत सी बातें करनी थी, आपकी बातें सुननी थी, संग चलना था कुछ कदम। न जाने कितनी ही ख्वाहिशें थी जो शायद कभी पूरा ना हो। शायद सोचते हुए अर्पिता की आंख भर आती है। उन्हें पोंछ वो मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत जिद्दी है ये आंसू, लाख रोकने पर भी झलक ही आते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत जी भी अपने रूम में छत पर बैठे हुए अन्नचंद्र के नीचे गिटार के साथ छेड़खानी करते हुए कोई धुन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार असफल हो रहे हैं। ध्यान ही केंद्रित नहीं हो पा रहा। थक कर वह गिटार एक तरफ रख अन्नचंद्र को देखने लगते हैं। अर्पिता और प्रशांत दो ऐसे लोग हैं जो रहन सहन व्यवहार सभी तरह से आधुनिक है, बस मोबाइल के मामले में थोड़े पीछे हैं। इसे हम अपनी भाषा में कह सकते हैं रूहानी इश्क, जो आंखों से शुरू होकर रूह पर खत्म होता है। वह इश्क जिसने जीवन का कोई भी रंग आकर बिखर जाए, लेकिन इसका प्रभाव एक ही पड़ेगा। इस रंग से धूमिल होने के बजाय हर रंग के अपने ही रंग में रंग लेगा। चांद को देखते देखते दोनों के कब आंख लग जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। अगले दिन अर्पिता जल्दी उठती है और जल्दी जल्दी सारा काम समेट कमरे में आकर तैयार होने लगती है। किरण जो जल्दी उठकर योगाभ्यास कर रही होती है, अर्पिता का तैयार होता देख उससे पूछती है, अर्पिता कहीं तुम भी मौसा मौसी जी के साथ घर तो नहीं जा रही है? इतना सुबह तैयार होने लगी। अर्पिता, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है किरण, हम घर जा रहे हैं। बहुत दिन से गए नहीं, घर की याद आ रही थी तो सोचा एक बार जाकर घूम आती हूँ। ओके अर्पिता, जाओ लेकिन जल्दी आना, मुझे तुम्हारे आने का इंतजार रहेगा, किरण ने कहा। उसकी बात सुन अर्पिता किरण के गले लग जाती है और उससे कहती है, अपना ध्यान रखना। किरण सब हल्का सा मुस्कुरा देती है। अर्पिता तैयार हो नीचे आती है। उसके माता पिता उसे तैयार देख समझ जाते हैं कि अर्पिता भी घर जाना चाहती है। अर्पिता आकर अपनी माँ के पास खड़ी हो जाती है। सभी हेमंत जी, दया जी, किरण और आरव को बाय कहते हैं। दया जी इशारे में अर्पिता को अपने पास बुलाती है एवं अर्पिता के पास जाने पर उससे कहती है, मेरी बात याद रखना लाली, यहाँ इस घर में कभी वापस नहीं आना। जी दादी, हम अब इस घर में कभी नहीं आएंगे, आप इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहे, अर्पिता ने बुझे मन से कहा और सभी को बाय कहा वह अपने माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। कुछ ही मिनटों में वो लखनऊ जंक्शन के अंदर होती है और अंदर अपनी ट्रेन का टाइम टेबल चेक करती है। वह पूरी खचाखच भरी हुई एक ऐसी जगह है जो 24 घंटे ऐसी ही रहती है, जहाँ लोग आते हैं जाते हैं। ट्रेन अगले 15 मिनट में स्टेशन पर रवाना होगी देख अर्पिता अपने माता पिता से बता देती है। पिता के पिता, ठीक है लाली, एक काम कीजिए, आप दोनों प्लेटफॉर्म पर जाकर इंतजार कीजिए, मैं कुछ ही देर में टिकट लेकर पहुंचता हूँ। नहीं पापा, आप देख रहे हैं ना कितनी लंबी लाइन है, लेडीज वाली लाइन जरा छोटी है, सो हम जाकर टिकट लेते हैं। आप और माँ जाकर स्टेशन पर ट्रेन में हमारा इंतजार कीजिए, हम अभी 10 मिनट में टिकट ले पहुंचते हैं, अर्पिता ने सामने देखते हुए कहा। ठीक है लाली, क्या उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं और वो जाकर अपनी लाइन में लग जाती है और इंतजार करते हुए इधर उधर देखने लगती है। उसकी नज़र सामने जाकर एक खंबे के पास खड़े शख्स पर ठहर जाती है। अर्पिता की नज़र खंबे के पास खड़े एक शख्स पर पड़ती है। एक क्षण को तो वह चौंक जाती है, अपनी आंखें और फैलाती है और देखती है और धीरे से कहती है, प्रशांत जी यहाँ इतनी सुबह सुबह कैसे? कहीं ये हमारा वहम तो नहीं है? वहम ही होगा, नहीं तो इतनी सुबह सुबह प्रशांत जी यहाँ क्या करेंगे? खंबे के पास खड़ा शख्स हल्का सा मुस्कुराता है और उसे मुस्कुराते देख अर्पिता कुछ क्षण उसे देखती रह जाती है। हेलो, आगे बढ़िए, टिकट लीजिए। हेलो, अरे कहाँ खो गई है आप? सुनिए, अर्पिता अपने कंधे पर किसी का हाथ रखा हुआ महसूस होता है। वो चौंकते हुए पलटती है। इसके पीछे 17 वर्ष की एक लड़की खड़ी होती है जो उसे पीछे देखते हुए कहती है, अरे पीछे नहीं, आगे देखिए और टिकट लीजिए, मैं कब से बोल रही हूँ, आपकी वजह से मेरी ट्रेन और मिस हो जाएगी, जल्दी कीजिए ना, ट्रेन का अनाउंसमेंट हो रहा है। ओह सॉरी, हाँ वह हम कुछ, अर्पिता ने धीरे से अटकते हुए उससे कहा। अरे टिकट लीजिए ना, क्यों बातों को मेरा समय नष्ट कर रही है?
वो लड़की थोड़ा झगड़ने वाले अंदाज में अर्पिता से कहती है और खुद अपना पर्स निकालने लगती है। अर्पिता आगे बढ़ आगरा का टिकट बनवाकर उसे टिकट के लिए पैसे बढ़ाती है और टिकट लेकर पहली फुर्ती में उस खंबे के पास ही देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। ओ तो यह हमारे मन का वहम था, सोचते हुए अर्पिता वहाँ से आगे चली जाती है। कुछ आगे ही पहुँचती है कि तभी उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के भीड़ में चलते हुए एक लंबे से लड़के पर पड़ती है, जिसे देख उसके कदम फिर से ठिठक जाते हैं। भीड़ में चलता हुआ वो लड़का पीछे देखता है, उसे देख मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। अर्पिता उसे देख फिर से शॉक्ड होती है। वो वहीं रुक दोनों हाथों में अपनी आंखें मसलती है और सामने देखती है, जहाँ उसे अब कोई नहीं दिखता है। ये देख अर्पिता वहाँ से तुरंत ही एक तरफ पड़ी बेंच पर बैठ जाती है और सोचती है, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें प्रशांत जी क्यों दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो गायब कहाँ हो रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों हमें इनका अंश यहाँ भीड़ में ही दिखाई दे रहा है? क्या ये इश्क है या कोई अजनबी एहसास? ओ गॉड, सच ही कहा है शान ने, इसका रंग ही कमाल है। सोचते हुए अर्पिता उठती है और जाकर ट्रेन में चढ़ जाती है। वह अपने माँ पापा के पास बैठ जाती है। ट्रेन चलने लगती है और अर्पिता अपने माँ पापा से बातचीत में मस्त हो जाती है। अर्पिता लाली, ये बताइए, आपने अचानक से आने का प्रोग्राम बना लिया, आपके साथ सब ठीक तो है? कोई समस्या परेशानी तो नहीं है? अर्पिता की माँ ने उससे पूछा। माँ की बात सुन अर्पिता उससे कहती है, माँ सब ठीक है, आप परेशान मत होइए। वो बस बहुत दिन हो गए ना घर नहीं गए। आप दोनों के साथ बैठकर कोई पहेली हल नहीं किया, ना ही अंतराक्षी खेली, और तो और टीवी चैनल के रिमोट के लेकर भी तो बहस किए कितने दिन हो गए हैं। बहुत याद आ रहे थे, वह दिन को सोचकर घर जाकर आप सबके साथ बिताए गए उन जादुई पलों के लिए एक बार फिर से चुरा लेते हैं। तो ये बात है, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? खुशियों के पल तो हर समय से चुरा लेना चाहिए, हर लम्हा से मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। ना मालूम कब कौन सा लम्हा कौन सी घड़ी में जिंदगी की यह शाम ढल जाए। अर्पिता के पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए उससे कहा। जी पापा, हम आपकी ये बात सदा याद रखेंगे, कहते हुए अर्पिता मुस्कुराने लगती है। गुड, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अंतराक्षरी, वह भी अपने स्टाइल में, उसके पिता उत्साहित होकर कहते हैं। ओके पापा, अर्पिता कहती है और अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर अपने पापा को बोलने का इंतजार करने लगती है। अर्पिता ने अपने पिता की और देख उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हम यही तो, अब बूझो और जानो। कहते हुए अर्पिता के पिता अपना मोबाइल निकालते हैं और माँ अक्षर से एक गाने की ट्यून पिता को सुनाते हैं, और ट्यून का क्या 5 सेकेंड का टाइमर के साथ बजाती हुई धुन होती है। वह धुन सुनती है और अपनी माँ के हेल्प करने को कहती है, तो उसकी माँ कहती है, चांद खिड़की सामने पहचानो खुद से। अर्पिता सुनती है और फिर कहती है, अरे बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु, के हंसते हुए लगती है। पड़ोसन है हमारी बिंदु जी, जो मेरे सामने वाली खिड़की में रहती है। करेक्ट, कहते हुए उसके पापा और दोनों भी गाने को गुनगुनाने लगते हैं। पिता पुत्री की ऐसी मस्ती देख अर्पिता के अपार्टमेंट में एक अन्य सदस्य उसके साथ रुचि लेते हुए उस गाने का गुनगुनाने लगता है। अब बारी अर्पिता की होती है, तो वह अपना फोन उठा ह अक्षर शुरू होने वाले गाने को धुन बजा देती है, जो कि जगजीत सिंह द्वारा गाई एक गजल होती है। उसके बोल सुनकर अर्पिता के जेहन में एकदम से प्रशांत जी का ख्याल आ जाता है। अरे वाह, ये तो गजल निकली जो कि आपको बहुत पसंद है प्रशांत। उसके पिता धुन सुनकर अपने माथे पर हाथ रखकर सोचते हैं, और रीना जी अर्पिता की माँ की ओर देखते हैं। वह ना में गर्दन हिला अर्पिता से हाई फाई करती है। वह कुछ सोचते हुए कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी डिब्बे में लोग के बीच एक आवाज आती है, गजलों की महफिल सजाई ना कई, शाम इसके नाम करना है, तो लखनऊ की ख्वाहिश का में शुमार है। और ये धुन है, वह भी एक गजल की है, जो कि सरफेस फिल्म में फिल्माई गई है। होश वाले का खबर क्या, यही है ना? करेक्ट, यही है, अर्पिता ने उससे कहा। उसके वर्णन करने के तरीके से ट्रेन में मौजूद लोग उससे काफी प्रभावित होते हैं। अर्पिता के पापा तो उसे अपने पास आकर बैठने के लिए कह देते हैं। ओके अंकल, कहते हुए वो भी
वहीं उसके पास आकर बैठ जाता है। पापा, हे बड़ी, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्प। क्या नाम है आपका? आवाज, थैंक यू अंकल, मेरा नाम युवराज है, युवराज त्रिपाठी, और मैं लखनऊ में बस घूमने के लिए आया था, क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है ना, और यहाँ की भूल भुलैया को तो कहने की क्या। सो तो है, कुछ चीजें यहाँ की वाकई लाजवाब है। अब बाकी बातें बाद में होती रहेगी, लंबा सफर है ना जाओ, आपकी भी हमें ज्वाइन कर लीजिए। अर्पिता के पापा युवराज से कहते हैं। युवराज हाँ में ही गर्दन हिलाता है और वो चारों अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब अर्पिता के पापा अपना फोन उठाते हैं और बिन देखे एक सॉन्ग का धुन प्ले कर देते हैं, जो कि पुरानी मूवी से ही होता है। अर्पिता गैस कर लेती है, फिर अर्पिता की बारी होती है। सिलसिला चलता रहता है। तनाव स्टेशन के बाद ट्रेन जाकर सीधे कानपुर स्टॉल पर रुकती है। ट्रेन को रुका हुआ देख अर्पिता, युवराज, रीना जी, अर्पिता के पापा सभी गाते हुए रुक जाते हैं। अर्पिता, पापा यहाँ ट्रेन कुछ देर रुकती है तो हम जाकर पानी ले आते हैं, आप लोग यही आराम से बैठिए। ठीक है लाली, अर्पिता के पिता ने उससे कहा। अर्पिता बाहर चली आती है और प्लेटफॉर्म पर कोई स्टॉल देखने लगती है। थोड़ा आगे चलने से उसे टी स्टॉल दिख जाता है। अर्पिता वहां जाकर 3 कप चाय बनवाती है और वहीं बैठकर इंतजार करने लगती है। ओह, तो आप भी यहाँ हैं। सामने आते हुए युवराज ने अर्पिता को देखते हुए उससे कहा। जी, अर्पिता ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और खामोश होकर अपना फोन देखने लगती है। बेंच पर एक लोग की जगह और होती है। युवराज देखकर भी वहीं खड़ा रहता है। अर्पिता उसे देखती है और एक तरफ हट जाती है। ये देख युवराज मुस्कुराते उसे थैंक यू कहता है और बेंच पर बैठ जाता है। अर्पिता अपने फोन में व्यस्त होती है। उसे देख युवराज कुछ पल खामोश हो जाता है, फिर कुछ ही देर बाद उसे कहता है, वैसे ही बड़ी मधुर आवाज है आपकी, धन्यवाद। अर्पिता ने उसे बिना देखे कहा और फिर से चुप हो गई। ओके, वैसे मैं यूबी, युवराज त्रिपाठी, उत्तराखंड के मसूरी से हूँ। और आप? युवराज फिर से कहता है। उसकी बात सुन अर्पिता उसकी ओर गर्दन उठाकर देखती है और कहती है, हम जन्नत से हैं। देखना है क्या आपको या घूमना है? अरे आप तो बुरा मान गए, इसलिए झूठ भी बोल गई। आप जहन्नुम से नहीं है, बल्कि आप तो आगरा से। आपके पापा ने कुछ देर पहले ही तो बताया। ओह, तो फिर बताइए। जब आप जानते हैं कि हम आगरा से हैं तो पूछे क्यों? अर्पिता तलक लफ्जों में उससे कहती है। उसकी झुंझलाहट देख युवराज अफसोस जताते हुए कहता है, आई एम सॉरी जी, वो दरअसल आपके बड़े भैया ने मुझे बताया था, मेरे ध्यान से उतर गया और आपने मुझे गलत समझ रही है। दरअसल मुझे बोलने का बहुत शौक है, तो बस इसलिए। कह युवराज चुप हो जाता है। ओके, वैसे ये बातचीत करने का बड़ा ही पुराना तरीका खोज निकाला है आपने। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आप जिनकी टीम में शामिल हो अंतराक्षरी खेल रहे थे ना, वो हमारे बड़े भाई नहीं, हमारे पापा है। क्या? अगेन सॉरी जी। वो क्या है ना, आपके पिताजी इतने हैंडसम है कि आपके उनके साथ इनके फ्रीक तरीके से बिहेव कर रही है, तो मैंने समझा कि वो आपके बड़े भाई है। अब मुझे क्या पता था कि वो आपके पिताजी निकलेंगे। युवराज ने हैरान होते हुए अर्पिता से कहा और मुंह लटकाकर चुप हो गया। अर्पिता, अब ये आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या फिर हमारे पापा का मजाक बना रहे थे, बताइए। युवराज, अरे कॉम्प्लीमेंट है जी, भला मेरी क्या मजाल है जो किसी का मजाक बनाऊं। मुझे मजाक बनाकर आपसे अपनी बेइज्जती थोड़ी ही कहनी है, उसे तो आप कॉम्प्लीमेंट ही समझिए। धन्यवाद, अर्पिता ने उसे कहा। तब तक उसकी चाय पैक हो उसके पास आ जाती है, तो वो अपना फोन अपनी पॉकेट में रख चाय कप ले चली जाती है। उसे जाता देख युवराज खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, बड़ी अजीब बंदी है, अपना नाम तक नहीं बताई और चाय लेकर चली भी गई। तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन के फ्लैश हो रहे नाम को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो झट से फोन उठा बातें में लग जाता है। उधर अर्पिता चाय ट्रेन में बैठे हुए अपने माँ पापा को जाकर देती है। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और चाय निकालते हुए वो दोनों उससे कहते हैं, क्या बात है लाली, अभी हमारे मन में चाय की तलब ही उठ रही थी और आप ले भी आई। हाँ जी, तभी तो हमें पता चल गया और हम ले आए। और अब आप दोनों आराम से चाय की चुस्कियां लेते हुए बातचीत जारी रखिए, हम पानी के बोतल लेकर अभी आते हैं, ठीक है? ओके लाली, लेकिन जल्दी आना, 2 मिनट बाद ये ट्रेन चलने लगेगी।
अर्पिता के पिता ने उससे कहा। वह मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और वहाँ से बाहर चली आती है। बाहर जाकर वह पानी की बोतल लेती है और मुड़कर जाने लगती है। तभी उसे प्रशांत जी का अक्स फिर से दिखाई देता है। वह देख बड़बड़ाती है, हम भी पागल हो गए हैं, जानते हैं कि वे यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दिख रहे हैं। नहीं हो सकता है यह हकीकत हो, कभी सच में तो वो यहाँ नहीं है। हो सकता है प्रशांत जी इसी ट्रेन में चढ़कर किसी काम से यहाँ आ गए हो। अर्पिता, लाली आप कहाँ? आप वहाँ क्या कर रही है? चलिए ट्रेन चलने वाली है, सिटी लग गई है। अर्पिता के पिता ने ट्रेन के दरवाजे से आवाज देते हुए उससे कहा। अर्पिता अपनी ही सोच में डूबी हुई होती है। उस पर रेलवे स्टेशन का ढेर सारा कोलाहल, सो अपने पिता का आवाज सुन नहीं पाती है। अर्पिता, लाली हाँ कहते हुए वो एकदम से आवाज देती। सामने ट्रेन को चलते देख वो उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन आगे यात्रियों के टकराते हुए वो रुक जाती है। ट्रेन धीरे धीरे अपने रफ्तार पकड़ती है और तो दूसरे दरवाजे पर खड़ा हुआ युवराज नीचे उतर आता है। अर्पिता वहीं खड़े हुए अपने पिता का अपना मोबाइल दिखाती है। थंब करते हुए अर्पिता के पिताजी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अर्पिता की ट्रेन मिस हो जाती है और वो जाकर बेंच पर बैठ जाती है। परेशान सी अर्पिता अपना फोन निकालती है और अपने पिता को कॉल लगाकर कहती है, पापा हम अगली ट्रेन पकड़कर आते हैं, आप हमारी चिंता ना करना, हम पहुंच जाएंगे, ठीक है? ठीक है लाली, अपना ध्यान रखना, अर्पिता के पिता ने अर्पिता से कहा। उसके पिता फोन रख देते हैं। है तो आपकी ट्रेन मिस हो गई, युवराज ने अर्पिता के पास बैठते हुए कहा। अर्पिता जी, और लगता है आपने जानबूझकर मिस कर दी। हाँ जी, मुझे लगा ये ट्रेन जाने देनी चाहिए क्योंकि आप भी ट्रेन मिस हो गई है, और एक इंडियन होने के नाते मुझे महसूस हुआ कि दूसरे इंडियन की मदद करनी चाहिए। ओह रियली, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अर्पिता ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ते हुए कहा, जिसे सुनकर युवराज खिले से मासूम चेहरे मुस्कुराहट गायब हो गई और वह एकदम हैरानी से कहता है, क्या कहा भैया जी? उसकी आवाज सुन यूबी हैरान हो जाता है और कहता है, देखिए जी, भैया चाचा अंकल जीजा ये रिश्ते नाते मेरे आपके साथ नहीं है, सो प्लीज उन्हें तो आप मेरे साथ बनाने की कोशिश तो करो ही मत। मेरा नाम है जो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है, तो आपसे मेरा कहना है, मेरा नाम है युवराज, तो आप बस वही लीजिए। ओके, वैसे हमें कोई शौक नहीं है आपका नाम लेने का, सो जस्ट चिल। क्या अर्पिता खामोश हुआ अपना फोन निकालती है और जाने के लिए ट्रेन सर्च करने लगती है। लगभग आधे घंटे बाद की ट्रेन है, ये देख वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करने लगती है। अरे आप मुझे गलत काहे समझ रही है? मैं साफ सुथरी स्पष्ट बात करता हूँ, जो मुझे सही लगा मैंने कहा, लेकिन आप तो न जाने क्या समझ बैठी है, यूवी ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा। अर्पिता, ओ गॉड, आप कुछ भी करें लेकिन व्यर्थ में बातें ना करें, आपकी इच्छा आपका मन, हमें इससे क्या लेना देना। हाँ आपकी बात भी सही है मिस, खैर कोई नहीं, शायद आपकी मेरी बातों की इरिटेशन हो रही है, मैं चुपचाप ही बैठ जाता हूँ। कहते हुए युवराज वहीं बेंच पर दूसरी तरफ बैठ जाता है और अपने बैग में से एक बुक निकालकर पढ़ने लगता है। बेहतर है, अर्पिता के सामने पीछे ट्रेन में पटरियों देखने लगती है, जो दूर तलक ऐसे ही एक दूसरे के साथ चलती जाती है, जिन्हें एक दूसरे से कोई शिकवा और ना ही कोई शिकायत, उन्हें ना ही कोई उम्मीद है और न दूसरे से, और न ही सदा साथ रहने की कोई आकांक्षा। फिर भी वो चलती जाती है, यह उसकी किस्मत है, कहीं जोड़ पड़ने पर वो मिल जाती है। लेकिन ये मिलन भी कहाँ हमेशा होता है, क्षण भर का होता है, बिल्कुल प्रेम की तरह। अर्पिता अपनी सोच में ही डूबी होती है कि तभी उसका फोन रिंग होता है, तो श्रुति का होता है। साइलेंट मोड पर होने के कारण अर्पिता फोन उठा ही नहीं पाती है। फोन फिर रिंग होता है, इस बार किरण का होता है। उसका फोन लगातार रिंग होता है, कभी श्रुति तो कभी किरण, कभी प्रशांत तो कभी हेमंत जी, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है। पानी का बोतल उठा अर्पिता पानी पीती है, तभी उसे ट्रेन के रद्द होने का अनाउंसमेंट सुनाई देती है। ओ गॉड, इतने इंतजार के बाद ये ट्रेन अचानक से रद्द कर दी गई क्यों? अर्पिता खुद से कहती है। उसकी बात युवराज सुनता है और कहता है, मैं पता कर आता हूँ। यूबी वहां से चला जाता है। अर्पिता अपना फोन निकालकर चेक करती है, जिसे करीब 20 मिस कॉल पड़ी होती है, जिन्हें देख उसका माथा ठनकता है। वो सोचती है ऐसा क्या हो गया जो 20
20 मिनट में इतनी सारी मिस्ड कॉल आ गई, वो भी सभी जान पहचान वालों की। सब ठीक तो है? फोन कर पूछती हूँ। सोल्जर्स कम फास्ट, हमें समय रहते घटनास्थल पर पहुंचना है। न मालूम कितना नुकसान हुआ है। वह ट्रेन जो अभी 20 मिनट पहले ही निकली है कानपुर से ज्यादा दूर नहीं है। रेलवे सुरक्षा कर्मियों की आवाज अर्पिता सुनती है। वह फोन करना भूल आसपास देखती है। उसे कुछ ही दूरी पर तेजी से भागते रेलवे पुलिसकर्मी जो सेंट्रल के एग्जिट की तरफ तेजी से दौड़े जा रहे हैं। उन्हें इस तरह जाता देख अर्पिता की हृदय कुछ अनहोनी का ख्याल आता है। 20 मिनट पहले तो एक ट्रेन वो भी जा रही थी, उसकी ट्रेन मिस हो गई, लेकिन उसके माँ पिताजी तो उसी ट्रेन में गए हैं। क्या हुआ? कौन सी ट्रेन? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, हमें पता करना होगा। क्या अर्पिता फोन पॉकेट में रखकर उस तरफ बढ़ जाती है। सुनिए मिस, अरे सुनिए, कहाँ जा रही है? आपको उधर नहीं इधर जाना होगा। अरे सुनो तो, युवराज ने आते हुए उससे कहा। आवाज सुन अर्पिता रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ उसे युवराज हाथ ऊपर कर आवाज देते हुए दिखाई देता है। अर्पिता को खड़ा देख युवराज उसी की तरफ भाग भाग कर आता है और उसे थैंक यू कहता है। परेशान अर्पिता थैंक यू का कारण समझ ही नहीं पाती है, तो उससे पूछती है थैंक यू लेकिन किस लिए? युवराज, क्योंकि आपकी वजह से मेरे साथ हादसा होते बच गया। मतलब? हम कुछ समझे नहीं, अर्पिता ने हैरानी से कहा। मतलब ये कि जिस ट्रेन को मैंने जाने दिया उस ट्रेन के साथ दुर्घटना हो चुकी है, वह पटरी से उतर चुकी है, तो इनडायरेक्टली आपकी वजह से मेरी जान बच गई। सो थैंक यू, युवराज ने अर्पिता से कहा। तो उसकी बात सुनकर अर्पिता को गहरा धक्का लगा। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ पापा का चेहरा आ गया। माँ पापा, अर्पिता कहती है और फौरन पटरियों की ओर दौड़ पड़ती है। युवराज, ओह नो अंकल, आंटी जी को तो मैं भूल ही गया और क्या बेवकूफ़ी कर बैठा, मुझे इनके साथ ही जाना चाहिए। कहते हुए वो अर्पिता के पीछे दौड़ पड़ता है। रुकिए, हमें पटरियों की ओर नहीं एग्जिट की ओर जाना चाहिए। सुनिए आप मिस, सुनिए तो। अर्पिता बेतहाशा दौड़ पड़ती है। आगे प्लेटफॉर्म खत्म होता है तो वह रुक जाती है और दोबारा मुड़कर एग्जिट की ओर दौड़ी जाती है। यूवी भी उसे देख उसके पीछे जाता है। अर्पिता बाहर रोड पर पहुंचती है। अर्पिता ऑटो, ई रिक्शा, बस, कार सभी आने जाने वाले वाहनों को रुकवाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई वाहन नहीं रुकता। उसके पीछे हाँफता हुआ युवराज भी पहुंचता है। सॉरी जी, वो मेरे ध्यान से निकल गया कि उसी गाड़ी में आपकी फैमिली भी सफर कर रही है। अर्पिता उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। उसके मन उस समय केवल उसके माँ पापा का ख्याल चल रहा होता है। परेशान सी अर्पिता बार बार वाहन रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सब उसे देख झलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। समय गुजरता देख अर्पिता का पारा हाई हो जाता है। वो युवराज से पूछती है, आपको बाइक चलानी आती है? के बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे ऑटो मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।